हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सुपरवाइज्ड लर्निंग की और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, के नियरेस्ट नेबर की, रिग्रेशन की। इस लेक्चर में हम लोग मजीद कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि डिसीजन ट्रीज क्या है, हम लोग बात करेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो गूगल कोलैब के इंट्रोडक्शन पे कुछ बात करेंगे। तो ये हमारे लेक्चर के आज के लेक्चर की लेक्चर 3 की आउटलाइन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन की कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टू डायमेंशनल डाटा है तो हम लोग उसको एक प्लेन पे ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल, x1 जो है वो हाइट है और x2 जो है वो वेट ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली कुछ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने उनका डाटा जो है उसको प्लॉट किया। ये हम लोग कहते हैं कि जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये किसी स्कूल वन के स्टूडेंट्स का डाटा है, और रेड जो जो स्केयर्स हैं ये कोई स्कूल टू के स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो इस तरह से मैप हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब ये दोनों डाटा जो है एक दूसरे से फार अपार्ट हैं, इनको हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से अलग अलग कर सकते हैं। हम लोग क्या करें कि हम लोग जो है वो ये वाली एक लाइन ले लें, इसके थ्रू जो है हम लोग कह लें कि ये लाइन के थ्रू जो है वो डाटा इस लाइन के इस तरफ जो है ये हमारे पास स्कूल वन का डाटा है, और इस लाइन के नीचे जो है ये स्कूल टू का डाटा है। ठीक है। इसी तरह से पॉसिबल है कि हम लोग इस लाइन के थ्रू भी डिवाइड कर लें कि ये इस लाइन से ऊपर या राइट साइड पे स्कूल वन का डाटा है, और इस लाइन से नीचे या लेफ्ट हैंड साइड पे स्कूल टू का डाटा है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से हम लोग इस डाटा को हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट द बेस्ट वे क्या है, अगर हम लोग इस लाइन के थ्रू से डिवाइड करें तो क्या है कि कुछ पॉइंट्स तो इसके करीब आएंगे लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो उनसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग इस लाइन के थ्रू ड्रा करें तो कुछ पॉइंट से डिस्टेंस जो है, बॉर्डरिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो करीब होगा, और कुछ बॉर्डरिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो दूर होगा, तो इक्वली नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो कि इसके मिड में आ रही है, और इससे जो बॉर्डरिंग पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ऐसी लाइन है जो कि हमारी ऑप्टिमम लाइन है या ऑप्टिमम हाइपर प्लेन है। तो ये हम लोग चूज करेंगे कि ये सबसे बेस्ट जो है वो दोनों बाउंड्रीज को, दोनों बाउंड्री पॉइंट्स को बेहतर सेपरेट कर रही है। तो इस इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स कहते हैं। ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स जो हैं ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन को। तो तब ये जो है वो हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं दो क्लासेस के दरम्यान, ये क्लास वन और ये क्लास टू, ये स्कूल वन के स्टूडेंट्स और ये स्कूल टू के स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स अगर यहाँ पर आ जाएं इस तरह से, तो अब ये जो लाइन है, ये अगर लाइन इसी जगह पर है तो अब मार्जिन जो है दोनों पॉइंट से एक जितना नहीं रहेगा। हमें लामहला क्या करनी पड़ेगी, एक नई लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो कि क्या होगी, ऑप्टिमम लाइन होगी, और इसके दोनों साइड इसका डिस्टेंस जो है दोनों बॉर्डरिंग पॉइंट से ऑलमोस्ट जो है वो एक जितना होगा। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वेक्टर्स चेंज होने से हमारी जो सेपरेशन लाइन है ये भी चेंज हो रही है। तो इस सेपरेशन लाइन को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये दोनों वेक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या है कि जैसे ही डाटा चेंज हुआ है तो ये नए वेक्टर्स जो है इन्होंने सपोर्ट किया है इस लाइन को। तो इसलिए इस सारे एल्गोरिदम को क्या कहा जाता है, इस सारे एल्गोरिदम को सपोर्ट वेक्टर मशीन कहा जाता है। कि ये सारे का सारा एल्गोरिदम जो है इन वेक्टर्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है कि अगर ये बॉर्डरिंग वेक्टर्स चेंज हो जाए तो हमारा सारा एल्गोरिदम, हमारी सारी लाइन जो है वो सेपरेटिंग लाइन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। ठीक है। और जो कि यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन में क्या करता है,
डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और रिग्रेशन में क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, स्टॉक प्राइस हो गई, सैलरी की वैल्यू हो गई। और क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि हमने कहा कि इमेज के अंदर कोई कैट है, कोई डॉग है, कोई बस है, कोई कार है, लाइक दैट। अच्छा, ये हाइपर प्लेन क्या होती है? इज द बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री यूज टू सेपरेट द डाटा। ये क्या था? ये डिफरेंट डिसीजन बाउंड्रीज थी जो यहाँ पर आ रही थी। तो हमने वो डिसीजन बाउंड्री यूज करनी है जो सबसे ऑप्टिमल हो, जो सबसे, जिसका डिस्टेंस जो है वो बॉर्डरिंग पॉइंट से, बॉर्डरिंग वेक्टर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसको कहा जाता है हाइपर प्लेन भी कहा जाता है, डिसीजन बाउंड्री भी कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है। 2 डायमेंशंस के अंदर इसको कहा जाता है डिसीजन बाउंड्री या लाइन, और 3 डायमेंशंस के अंदर इसको हाइपर प्लेन या हायर डायमेंशंस के अंदर हाइपर प्लेन कहा जाता है। सपोर्ट वेक्टर्स मैंने बता दिए कि ये जो पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स जो कि हमारी डिसीजन बाउंड्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। और ये मार्जिन क्या है? हमने ऐसी डिसीजन बाउंड्री चूज करनी होती है जिसका मार्जिन जो है वो वेक्टर से मैक्सिमम हो, सपोर्ट वेक्टर से जिसका मार्जिन जो है वो मैक्सिमम हो। तो हमने ऐसी डिसीजन बाउंड्री जो है वो चूज करनी होती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये कॉन्सेप्ट था सपोर्ट वेक्टर मशीन का। और ये इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो टर्मिनोलॉजी हो गई सपोर्ट वेक्टर मशीन के साथ, डिसीजन ट्रीज का। सो डिसीजन ट्री इज ए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो कि यूज किया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो अगेन जो डिसीजन ट्री है ये भी हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास लेबल डाटा होता है। जिस मेथड में हमारे पास लेबल डाटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो ये भी रिग्रेशन के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब कोई यस नो का डिसीजन है, कोई क्लास है, कोई कैट डॉग इमेज के अंदर हो सकती है। रिग्रेशन का मतलब क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गई, सैलरी ऑफ ए पर्सन हो गया। तो ये एग्जांपल हो गई है रिग्रेशन। ओके जी, डिसीजन ट्री कंसिस्ट ऑफ ए रूट नोड होती है, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, इंटरनल नोड्स होती हैं, और लीफ नोड्स होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की हमारे पास नोड्स होती हैं, रूट नोड, ब्रांचेस और लीफ नोड्स। तो उनके थ्रू हम लोग डिसीजन ट्री ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग सर्फिंग की, जो समंदर के अंदर की जाती है सर्फिंग की। तो सर्फिंग के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमने कहना हो कि हमने सर्फिंग के लिए जाना है, तो इसका डिसीजन, कि इसके लिए हम लोग डिसीजन ट्री ड्रा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्वेलिंग हो रही है या नहीं, ये जो गोल गोल सी वेव सी बन रही हैं ये हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर सर्फिंग में जाने का कोई फायदा नहीं है, वी विल नॉट गो फॉर सर्फिंग। तो उसके बाद अगर ये है, और अगर हमारे पास विंड नहीं है, लो विंड है, लो टू नो विंड है, तो फिर भी हम सर्फिंग पे जाएंगे। और अगर विंड हाई है तो फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि अगर तो विंड जो है वो ऑन शोर है, वो अगर शोर की तरफ आ रही है, साहिल की तरफ आ रही है, तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज इफ द विंड इज ऑफ शोर, या शोर से समुद्र साहिल से दूर जा रही है, तो देन वी विल गो फॉर द सर्फिंग। तो इस तरह से हम लोग ये डिसाइड करेंगे डिसीजन ट्री के थ्रू। ओके जी। तो नेक्स्ट बात होती है रैंडम फॉरेस्ट की। तो रैंडम फॉरेस्ट इज ए कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। जब हम लोग एक से ज्यादा डिसीजन ट्रीज यूज करते हैं तो देन वी कॉल इट एज ए रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट हैंडल्स क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम उसी तरह से जिस तरह से डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को सॉल्व करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज होता है। तो ये एग्जांपल उसने दी हुई है एक रैंडम फॉरेस्ट की, जिसमें क्या है कि मुख्तलिफ तरह के डिसीजन ट्रीज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ट्री वन, ट्री टू, अप टू ट्री एन। तो अब ट्री वन ये कहता है कि इस बास्केट के अंदर जो है वो एप्पल है, ट्री टू भी ये कहता है एप्पल है, ट्री थ्री भी यही कहता होगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ट्रीज हैं, तो 5 में से 3 ट्रीज जो हैं वो कह रहे हैं, डिसीजन ट्रीज कह रहे हैं कि ये फ्रूट जो है वो एप्पल है। तो मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू हम भी यही कहेंगे कि फ्रूट जो है वो एप्पल है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डिसीजन ट्री के अंदर, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर एक से ज्यादा ट्रीज यूज करते हैं, और मेजॉरिटी ट्रीज जो डिसीजन ले रहे होते हैं उसकी बेस पे हम लोग उसको क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ तरह के डिसीजन ट्रीज यूज कर रहे हैं। ट्री वन का डिसीजन है जी कैट है, कोई इमेज होगा उसकी बात कर रहा है यहाँ, इनपुट कोई इमेज होगा।
उसके अंदर से शो कर रहा है। उसी इनपुट इमेज के अंदर से ट्री टू कहता है जी डॉग है, ट्री थ्री कहता है कैट है, फोर कहता है कैट है, और ट्री फाइव भी कहता है जी कि कैट है। तो मेजोरिटी ट्रीज जो है वो कह रहे हैं कि कैट है, तो हम लोग कहेंगे कि इमेज के अंदर आपके पास कैट है। तो इस तरह से रैंडम फॉरेस्ट जो है वो डिसीजन ट्रीज के जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन ट्रीज होते हैं, उनको यूज करते हुए कोई फैसला करता है या कोई रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वी मूव टू द गूगल कोलैब। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गूगल कोलैब जो है वो क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये कोई भी क्रोम है या फायरफॉक्स है, उसकी रिसर्च उसकी टैब में जाके आपने सर्च करना है colab.research.google.com। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको शो कर रहा है कि जो जो आपके पास लाइब्रेरीज हैं उन पे काम किया है। बहरहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो गूगल कोलैब का। तो इसमें बेसिकली क्या है कि गूगल कोलैब एक जुपिटर नोटबुक का अगर आपको आइडिया है तो उसी तरह का एक एनवायरनमेंट है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, जिसकी बैक एंड पे लिनक्स ऑपरेट हो रहा होता है, और आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पाइथन के अंदर कोई कोड है उसको रन कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के टास्क जो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाटा स्टोर भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। उस पर आप डाटा स्टोर कर दें, वहाँ से डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने से ये है कि ये आपका गूगल कोलैब यहाँ या कनेक्ट हो जाएगी। आपको एक रन टाइम अलॉट हो जाएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, कि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं भी आती तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट के गूगल कोलैब या कोलैबोरेटरी जो है वो है क्या। तो ये यहाँ पर रन टाइम सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से रैम भी मिल गई आपको, इसने बता दिया कि पाइथन थ्री, गूगल कंप्यूट इंजन बैक एंड, और रैम उसने बता दी, स्टोरेज बता दी कितनी स्टोरेज आपके पास है। और अगर आपको जीपीयू चाहिए तो यहाँ पे आप रन टाइम चेंज करके चेंज रन टाइम टू जीपीयू भी आ जाएगा। ये T4 जीपीयू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास गूगल कोलैब की एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने कुछ कोलैब्स खोली हुई है, मैं वो दिखाता हूँ आपको क्या है। यहाँ पर ये वही कोलैब है, गूगल कोलैब है। तो इसमें क्या है, इसने यहाँ पर शो किया हुआ है मुख्तलिफ तरह के आपके पास लाइब्रेरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, गूगल कोलैब के अंदर डाटा साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मशीन लर्निंग के अंदर उसने ऐसे डाटा विजुअलाइजेशन यहाँ पे यूज़ की हुई है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये मशीन लर्निंग के अंदर डाटा विजुअलाइजेशन उसने यूज़ की हुई है। तो मशीन लर्निंग के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के प्लॉट्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के प्लॉट्स उसने कर ड्रा किए हुए हैं। अब इसको रन कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैट प्लॉटलिब पाइथन की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा है। इसको क्या करते हैं, सिंपल इसको कहा जाता है सेल, जहाँ पे कोडिंग की जाती है उसको सेल कहा जाता है। तो ये रन दिस सेल, मैं इस रन सेल को रन करूंगा तो ये जो है ना इसकी आउटपुट जो है वो जनरेट कर देगा, इसका प्लॉट शो कर देगा। तो ये ऑलरेडी पहले भी प्लॉट शो हुआ हुआ है, ये दोबारा ये शो कर देगा, लेकिन इस टाइम पे ये इसका मार्क जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सेल एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी तरह से ये दूसरा सेल है, ये क्या कर रहा है, बार प्लॉट्स कर रहा है। तो इसको भी मैं रन कर रहा हूँ। तो रन करने से ये भी क्या होगा कि ये ग्रीन हो जाएगा, जो कि सिंबल शो कर रहा है कि ये इस प्लॉट जो है वो रन हो चुका है। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, और इसी तरह से बाकी सेल्स हैं जो चूंकि ये रन नहीं हुए, तो इसलिए इनके जो इनके साथ जो है वो ग्रीन टिक नहीं आ रहा। ठीक है, और इस तरह से ये मशीन लर्निंग के अंदर आप जो है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स जो है वो कर सकते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन विद मूवी रिव्यूज। तो ये हम लोग करेंगे आगे चल के, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये किसके अंदर है? ये टेंसर फ्लो के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ हुआ है। तो ये कोई बड़ा नाइस प्रोजेक्ट है, बड़ा अपीलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर का है, कि एक इमेज से वो दूसरे इमेज में स्टाइल जो है वो ट्रांसफर करता है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक सेल है मुख्तलिफ तरह के। तो ये कोलैब में इसको रन करने के लिए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको कोलैब में रन करने के लिए ये मैंने क्लिक किया। तो अब ये क्या हो गया कि ये कोलैब के अंदर आ गया। ठीक है, ये कोलैब के अंदर आ गया। तो यहाँ पे नीचे उसने दिखा रहा है कि ये जो जो यूआरएल और लाइब्रेरीज यूज करेगा, मेरे ख्याल से यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा।
तो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इसके पास क्या था कि इमेजेस थी, ये इमेज वन था, कंटेंट इमेज, और दूसरा स्टाइल इमेज था। ये दोनों को मिक्स करके एक नया इमेज बना रहा है। ठीक है, जो कि ये नया न्यूरल स्टाइलाइज्ड इमेज, ये इनपुट इमेज था, स्टाइल इमेज था, और ये नया स्टाइलाइज्ड इमेज जनरेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल शो कर रहा है, ये ओरिजिनल इमेज था, ये स्टाइल इमेज था, तो ये स्टाइलाइज्ड इमेज आ गया। तो ये चीजें हैं ये कि हम लोग आगे चल के देखेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ से मैं एक आध सेल जो है वो रन करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो मुझे ये नहीं करना तो आप ये कर ले। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वर्क स्पेस कौन सी है, कौन कौन सी यहाँ पर फाइल्स और लाइब्रेरीज जो है वो करंटली यहाँ पर अवेलेबल है। मैं ये सेल को रन करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक नया सेल ऐड करना चाहूँ, तो ये नया सेल ऐड किया। मैंने कहा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब या numpy एस एनपी। ठीक है, तो ये मैंने इसको एंटर किया, तो ये पाइथन की लाइन जो है इसके अंदर एग्जीक्यूट होगी। तो इट्स जस्ट लाइक ये जो सेल्स हैं दे आर जस्ट लाइक ए टर्मिनल, अगर किसी ने लिनक्स पे काम किया तो इसकी बैक एंड पे लिनक्स ही होता है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन गूगल को लेबोरेटरी से मुतलिक, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो कोड्स हैं वो इसी के अंदर, जो आर्किटेक्चर्स हैं उसी के अंदर इम्प्लीमेंट हुए हुए होंगे। आप सिर्फ सेल्स को रन करके देख लीजिएगा, तो आप लोग, और ये कुछ वैल्यूज को चेंज करना हुआ तो आप वैल्यूज को चेंज करके देख लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें उर्दू आई टी अकेडमी की वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं किसी लेक्चर, किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच जी। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।